और ओके, तो हम लोग ये देख रहे थे कि प्रकृति को कंट्रोल कौन करता है। प्रकृति खुद ही अपने आप को कंट्रोल करती है कि कोई उसको चलाने वाला है, दौड़ाने वाला है, रोकने वाला है, बायां घुमाने वाला है, दायां घुमाने वाला है। तो सांख्य और हमारे बाकी जितने शास्त्र हैं जो कि वेद पे आधारित हैं, वो ये मानते हैं कि पुरुष जो है वो कंट्रोल करता है। और ये पहली बार सांख्य बोला है इस बात को कि पुरुष कंट्रोल करता है। और हमने ये देखा था लास्ट सेशन में, फिर मेरा नेटवर्क का कुछ आउटेज हो गया था कि कैसे ये कंट्रोल करता है। और तब कुछ प्रश्न आ रहे थे, बिंदु जी का भी लास्ट प्रश्न था। तो अभी किसी का इस पे क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ये आपको एब्सोल्यूट पावर देता है प्रकृति के ऊपर। और मैं आपको उसको बहुत डिटेल में भी समझा सकता हूँ। ये मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट वो नहीं है जो कि रोंडा ब्रायंस की किताब में है। सीक्रेट वो नहीं है जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझाते हैं इसको। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका हम कह सकते हैं कि वैदिक साइंसेस में है, सांख्य के साइंस में है, जो कि वेस्टर्न साइंस मतलब हम बोल सकते हैं कि जो साइंटिस्ट आइंस्टाइन के टाइम के समय आए और वहां से लेके आज तक वो जो रिसर्च है वो उसको वैलिडेट करती है, सपोर्ट करती है कि ये सही है। कॉन्शियसनेस क्वांटम एनर्जी को कंट्रोल करती है, और क्वांटम एनर्जी इनफाइनाइट स्टेट में होती है, बैलेंस स्टेट में होती है, और स्लीपिंग कंडीशन में होती है। और उसके पास जब कॉन्शियसनेस आती है उस क्वांटम एनर्जी के फील्ड के पास, जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसमें से कोई क्रिएशन अभी तक बना नहीं है, वो मूल प्रकृति के रूप में है। और कॉन्शियसनेस जो है वो पुरुष जिसको हम बोलते हैं वो करीब आता है, तब वो क्वांटम एनर्जी की फील्ड का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। वो क्वांटम एनर्जी के फील्ड का बोल लीजिए नींद खुलती है, और वो एक क्रिएटिव डांस परफॉर्म करती है, एक क्रिएशन को लाती है। और वो क्रिएशन जिसको वो लाती है वो नॉन स्टॉप परफॉर्म करती है, और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रूप से परफॉर्म करती है। और उसके अंदर जो तीन गुण रहते हैं, सत्व, रजस और तमस, वो तीनों गुण जो सोते हुए कंडीशन में होते हैं, वो तीनों एक्टिव हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं। एक दूसरे को, मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं आपस में, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के घूमते हैं, आपस में दुनिया भर के खेल खेलते हैं। उसी प्रकार ये तीन गुण प्रकृति में हमेशा खेलते रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, नॉन स्टॉप। जब तक प्रकृति है तब तक ये तीन गुण हमेशा रहते हैं। और जब तक प्रकृति है और पुरुष के करीब नहीं है, पुरुष से दूर है, पुरुष से एक्साइटेड नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं बना रही है, तब भी उसके गोद में, उसके गर्भ में, उसके अंदर ये तीन गुण रहते हैं, लेकिन सोती हुई अवस्था में, शांत अवस्था में। तो कॉन्शियसनेस जो है वो इन तीन गुणों के ब्लॉक्स को, बिल्डिंग ब्लॉक्स पे एक्ट करती है। और ये तीन ब्लॉक्स सब जगह है,
मतलब आप देखेंगे कि मूल प्रकृति में है, बुद्धि में है, अहंकार में है, मानस में है, पांच अलग अलग ज्ञान इंद्रियों में है, पांच अलग अलग कर्म इंद्रियों में है, पांच अलग अलग तन्मात्राओं में है, पांच अलग अलग पंच महाभूत में है। हर जगह ये है। 24 तत्वों में है। तत्व क्या है? तत्व वो प्रिंसिपल है एग्जिस्टेंस का। और तत्व वो एलिमेंट है एग्जिस्टेंस का। तत्व वो कंपोनेंट है एग्जिस्टेंस का। तत्व वो रियलिटी का पार्ट है, रियलिटी का व्यूइंग पॉइंट है, जिस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के हम रियलिटी को देखते हैं। तो ये तत्व है। और ये तत्व की विद्या, ये तत्व का ज्ञान, ये तत्व का विज्ञान, ये तत्व का साइंस जो भी समझता है वो पूरे प्रकृति को समझने लगता है। वो पूरे मूल प्रकृति को समझने लगता है। प्रकृति का जन्म, प्रकृति का चलना, प्रकृति का मरण, पूरा का पूरा उसके समझ में आता है। वो ये क्रिएट कर सकता है। कैसे क्रिएट करता है? क्योंकि हम सबके अंदर वो पुरुष तत्व है। ये पूरी सृष्टि में ये दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और पुरुष। हर कंडीशन में है, हर समय में है। दोनों अमर हैं, दोनों इनफाइनाइट टाइम में हैं, इटर्नल हैं। मूल प्रकृति को इनफाइनाइट एनर्जी है, और पुरुष को प्योर कॉन्शियसनेस है। लेकिन ये दोनों हमेशा हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और पुरुष इंडिविजुअल है और मूल प्रकृति कॉमन है। आप ऐसा समझ लीजिए कि मूल प्रकृति धरती है, और धरती पे जीने वाले जितने भी जीव हैं वो सब पुरुष हैं। धरती पे जीने वाले जितने भी अ, वस्तु हैं वो सब पुरुष है। मतलब पुरुष जब मूल प्रकृति पे एक्ट करता है तभी फिजिकल वर्ल्ड आता है, तभी मेंटल वर्ल्ड आता है। आप हिमालय भी देख रहे हैं, तो जो खड़ा होके देख रहा है उसके पुरुष और मूल प्रकृति के बीच का एक्शन रिएक्शन में वो हिमालय उसको दिखता है। जब वो नदी किनारे जाता है उसको नदी दिखती है, वो भी उसका पुरुष और वो मूल प्रकृति के एक्शन रिएक्शन से वो देखता है। अब मान लीजिए एक कपल जा रहा है हिमालय को देखने। दोनों साइड बाय साइड खड़े हैं, तो वहां दो पुरुष हैं, लेकिन दोनों एक मूल प्रकृति को देख रहे हैं। और दोनों हिमालय पैदा कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने हिमालय पैदा कर रहे हैं। किसी का हिमालय में ध्यान जा रहा है उसके पत्थरों पे, और किसी का हिमालय पे ध्यान जा रहा है उसके पेड़ों पे, या उसके पंछियों पे, या उसके नदियों पे, या उसके ठंडी हवा पे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों पति पत्नी अलग अलग पुरुष हैं। और ना पति मरता है ना पत्नी मरती है। वो शरीर जो है, जो धरती से आया है, वो धरती में मिल जाता है। तो शरीर भी नहीं मरता है, शरीर भी अपने सोर्स में चला जाता है। और वो पति जो है, उसका जो पुरुष है, वो सदा रहता है। और पत्नी जो है, उसके बाद जो पुरुष है वो भी सदा रहता है। उन दोनों का कॉन्शियसनेस एवर एग्जिस्ट करता है। और उन दोनों का मटेरियल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड भी सदा एग्जिस्ट करता है। तो मैं जो ये मैनिफेस्टेशन वाली बात बोल रहा था, वो एग्जैक्टली क्या है? बहुत सरल है। मूल प्रकृति में अनंत संभावनाएं हैं। संभावना क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो अभी तक व्यक्त नहीं हुई है, उन्होंने अभी तक रंग रूप नहीं लिया है। वो अभी तक पॉसिबिलिटी के डोमेन में है, अनमैनिफेस्टेड है। तो जब पुरुष उसमें देखता है किसी एक पॉसिबिलिटी को या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को, तो वो जो पॉसिबिलिटीज को देखता है, तो उसमें क्या देखता है? उन पॉसिबिलिटीज में एक वो उस पॉसिबिलिटी से जो ऑब्जेक्ट बना रहा है,
जो कंडीशन बना रहा है उसका वो कैरेक्टरिस्टिक देखता है, उसका वो धर्म देखता है, उसका वो एसेंस देखता है। दूसरा, उस ऑब्जेक्ट को, उस कंडीशन को वो समय में देखता है, वहां समय पैदा होता है, टाइम पैदा होता है। और तीसरा, वो समय में अलग अलग कंडीशंस देखता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस देखता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट उसको टाइम में देखता है और उसको अलग अलग कंडीशंस में देखता है। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं कि अ, एक वस्तु के धर्म को देखता है, एसेंस को देखता है, अलग अलग लक्षण में देखता है, और अलग अलग अवस्था में देखता है। तो जो जो वो देखता है, अब वो संस्कारों के रूप में बुद्धि में आ जाता है। जो वो मूल प्रकृति में देखता है वो बुद्धि में आ जाती है। बुद्धि में वो संस्कार, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग है समय की, तो वो समय आने पर वो संस्कार वासना के रूप में जाके पहुंचता है बुद्धि से अहंकार में। अहंकार में उसका कंस्ट्रक्शन, उसका क्रिएशन फिजिकल वर्ल्ड के लिए चालू होता है। तो वहां पर वासना के अनुसार, डिजायर के अनुसार वो उसका तन्मात्रा बनाता है। तन्मात्रा बनाता है मतलब उसको वो पहले ऐसे क्रिएट करता है कि उसमें एक साउंड का एलिमेंट, साउंड का तत्व, शब्द का तत्व, एक टच का तत्व, एक फॉर्म का तत्व, एक रस का तत्व या टेस्ट का तत्व, और एक स्मेल का तत्व डालता है। अहंकार जो वस्तु क्रिएट कर रहा है तन्मात्राओं के माध्यम से, जिसको हम सटल मैटर बोलते हैं, उसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, ये पांच तत्वों का प्रयोग करता है। ये सूक्ष्म है। और इन सूक्ष्म तत्वों के आधार पे आगे चल के ये पंचभूत बनाता है, महाभूत बनाता है। मतलब आप बोलिए कि आकाश, वायु, जल, या जल के पहले अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। अब ये जो मैटर बन रहा है वो फिजिकल डायमेंशंस में आता है, फिजिकल शेप में आता है। उसमें क्या क्या है? उसमें स्पेस है। इसके पहले स्पेस नहीं था। स्पेस हम बनाते हैं, आकाश हम बनाते हैं। उसके बाद वो उसमें गैस डालता है, एयर डालता है, वायु डालता है। उसके बाद उसमें वो अग्नि डालता है। उसके बाद उसमें वो दुनिया भर के लिक्विड्स डालता है। उसके बाद वो दुनिया भर के सॉलिड्स डालता है। और उसको सिंबॉलिक रूप में अ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के रूप में समझाता है कि ये आ गए तत्व, फिजिकल वर्ल्ड के तत्व आ गए अभी। तो हम जब भी अपने जीवन में कोई भी पॉसिबिलिटी चूज करते हैं एज अ कॉन्शियसनेस, कर सकते हैं, क्योंकि हम में कॉन्शियसनेस है, हम में पुरुष है, और मूल प्रकृति भी हम में है। ये सब जगह मौजूद है। ये 25 तत्व हमारे अंदर है। अब उसमें पुरुष जो है वो हम बोल सकते हैं कि ईश्वर का तत्व है। जो मूल प्रकृति है वो शक्ति की तत्व है। और ऐसे करके फिजिकल वर्ल्ड तक हम पहुंच जाते हैं। टोटल एग्जिस्टेंस हमारे अंदर है। और हम जब इन तत्वों को पहचानते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि ये 25 तत्व मैं हूं। तब हम रियलाइज करते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर तत्व है, जिससे कि मैं सृष्टि की क्रिएशन कर सकता हूं। सृष्टि में जो मुझे चाहिए उसको ला सकता हूं। मेरे को मर्सिडीज की 100 गाड़ियां चाहिए, मैं ला सकता हूं। मैं क्रिएट कर सकता हूं, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं।
अनमैनिफेस्टेड में वो पॉसिबिलिटी है, 100 मर्सिडीज की, 1000 मर्सिडीज की, 1 लाख मर्सिडीज की, 10 लाख मर्सिडीज की। तो मैं वो चूज करता हूं, मैं वो चॉइस करता हूं, मैं वो डिसाइड करता हूं। और जैसे ही मैं वो डिसाइड करता हूं, वो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट में आ जाता है, वो पॉसिबिलिटी से रियलिटी में आ जाता है, रियल वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन अभी तक वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वो पॉसिबिलिटी के बारे में कोई जानता नहीं है, क्योंकि किसी को मूल प्रकृति दिखाई नहीं देती है, किसी को कॉन्शियसनेस दिखाई नहीं देता है। सबको तो ये शरीर दिखाई देता है, सबको ये दुनिया दिखाई देती है। लेकिन ये जो सटल तत्व हैं, सटल प्रिंसिपल्स हैं, सटल एलिमेंट्स हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये है नहीं। लेकिन एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है, क्रिएशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। और हमारे बुद्धि में अगर हम इच्छा शक्ति बनाए रखते हैं, विल पावर मेंटेन रखते हैं, तो ये जो एनर्जी क्रिएट हुई 100 मर्सिडीज बेंज की, जो कि वर्चुअल लेवल पे है, वो धीरे धीरे फिजिकल वर्ल्ड की तरफ माइग्रेट करती है, मूव करती है। पहले अहंकार में आती है, वहां पे वो डिजायर्स के रूप में प्रेजेंट हो जाती है। हमको पता चलता है कि मेरे अंदर ये डिजायर है। वो डिजायर कहाँ से आया? बुद्धि से आया। बुद्धि में कहाँ से आया? मूल प्रकृति से आया। मूल प्रकृति में कहाँ से आया? पुरुष के कारण। मेरा जो इनर मोस्ट प्योरेस्ट सेल्फ है, मेरे अंदर का जो नथिंगनेस है, जिसको सिर्फ देखना आता है, उसके देखने से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसके इंटेंशन से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये इंटेंशन कहाँ दिखाई देता है? बुद्धि में, विल पावर के रूप में दिखाई देता है। फिर अहंकार के रूप में एनर्जीज की जानकारी है, अहंकार में अहंकारा, सारे एनर्जीज की जानकारी है। और वो एनर्जीज को यूज करते हुए, उस पे वर्क करते हुए तन्मात्रा बनाता है, 5 प्रकार के तन्मात्रा यूज करता है। उसके बेसिस पे वो पंच महाभूत बनाता है। और वो 100 मर्सिडीज बेंज जब पंच महाभूत बनती है, तब सारे दुनिया के लोगों के इंद्रियों को दिखाई देता है, और वो फिजिकल वर्ल्ड में आता है, अब सबको दिखता है। तो हमको जो भी चाहिए, हम उसको ला सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में प्रोसेस चालू करके, पुरुष के दुनिया से प्रोसेस चालू करके। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमको पुरुष तक जाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि हमको एहसास होना चाहिए कि पुरुष तत्व है हमारे अंदर। वो एहसास कैसे आता है? जब हम धीरे धीरे तमस को हटाते हैं, रजस को हटाते हैं, सत्व में पहुंचते हैं, तब हमारे जीवन की क्वालिटी स्वर्गीय लेवल, स्वर्ग के लेवल पे चली जाती है। और उस स्वर्ग वाले क्वालिटी के लेवल पे पुरुष का प्रेजेंस स्ट्रांग होता है। और उस प्योर इंटेलेक्ट, प्योर बुद्धि के लेवल से अगर हम कोई चीज सोचना चालू करते हैं, तो पुरुष का मूल प्रकृति पे इम्पैक्ट पड़ता है। और वो मूल प्रकृति उस चीज को लाके बुद्धि के पास जमा कर देती है। और फिर वो फ्लोइंग एनर्जी से वो बाहर फिजिकल रूप लेके आ जाता है। अब ये जो मूल प्रकृति है वो अनलिमिटेड है, और पुरुष जो है वो ऑल टाइम प्रेजेंट है। तो ये दोनों हमेशा काम करके अनलिमिटेड लेवल तक आपको कुछ भी दे सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आपको दे सकते हैं। बस आपके अंदर ये प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। आपके अंदर ये कंसंट्रेशन की पावर होनी चाहिए कि वो विल पावर के रूप में, संकल्प के रूप में एक पॉइंट पे चिपकी रहे। जो वन पॉइंटेड होता है उसके लिए सब आसान हो जाता है। जिसका माइंड कंफ्यूज रहता है, डिफ्यूज रहता है, डाउट में रहता है, मल्टी पॉइंटेड रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है, वहाँ मैनिफेस्टेशन अधिकतर बड़े लेवल पे नहीं होता है। छोटा मोटा हो सकता है, उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है। लेकिन ऊपर के लेवल तक अगर आप पहुंच गए हैं, स्वर्ग के लेवल तक, बुद्धि के लेवल तक, सात्विक लेवल तक, तब वो एफर्ट नहीं लगता है। तब वो प्रोसेस बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। कोइंसिडेंसेस, कोइंसिडेंसेस तरीके
से हो जाता है और सिंक्रोनसिटी में हो जाता है। कई बार आपको लगेगा मैजिकली हो रहा है। तो ये कुछ नहीं है, प्रकृति का मैनेजमेंट है, तत्वों का अंडरस्टैंडिंग है, गुणों का प्यूरिफिकेशन है। और कभी भी आपके कोई भी तत्व आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा सकते हैं, कोई भी गुण आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे पुरुष है जो कंट्रोलर है। और ये पूरा गेम पुरुष के लिए हो रहा है बिकॉज उसको एक्सपीरियंस करना है। तो वो एक्सपीरियंसर भी है, वो कंट्रोल भी करता है, वो एक्सपीरियंस भी करता है। और ये पुरुष है जिसके कारण हैप्पी एंडिंग होती है। क्योंकि ये पिक्चर जो पुरुष देख रहा है, उसका प्रोड्यूसर वो है, उसका डायरेक्टर वो है, उसमें एक किस्म से आप बोलिए कि ऑडियंस भी वो है। तो वो हैप्पी एंडिंग क्रिएट करता है। इसलिए हर इंसान के जीवन में मोक्ष आता है, और मोक्ष के पहले आनंद भी आता है। ये अनिवार्य है, किसी को भी इसके बिना नहीं हो सकता है, असंभव सा है। तो ये सिंपल सी एक स्टोरी है कि पुरुष कंट्रोल कैसे करता है, मैनिफेस्ट कैसे करता है, एक्सपीरियंस कैसे करता है, हैप्पी एंडिंग कैसे लाता है। अब इसके ऊपर अगर आज किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, हाँ। आप बोलिए मैनिफेस्टेशंस का। अगर कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो लेकिन बॉडी में अगर पेन है कहाँ भी, जैसे नी में पेन है, तो मुझे मैनिफेस्टेशन करना है कि मेरी पीड़ा चली जाए। कोई भी चीज, यानी पेट दुख रहा है, मत्था दुख रहा है, लेकिन सीवियर पेन है, कॉन्सेंट्रेशन वहां ही जाता है मैनिफेस्टेशन करने के लिए कि मेरे शरीर से वो पीड़ा जाए। देखिए पीड़ा है रजस, है हाँ। ना। ओके। अगर आप पीड़ा जो रजस है उस पे ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उसको हम्म। एम्पावर करेंगे, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। अच्छा। हाँ। और रजस के साथ क्या रहता है, सत्व रहता है और तमस रहता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये तीनों गुण हमेशा साथ में रहते हैं, हम्म। कहा था ना। यस यस। हाँ, तो अगर आप उस पेन में भी कुछ अच्छाई ढूंढते हैं, ओके। उस पेन के सिचुएशन में आप सत्व ढूंढते हैं, और आप उस सत्व पे फोकस लगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं, ओके। उसको ओके। देखते हैं, तो क्या होगा, वो सत्व का कंपोनेंट उस सिचुएशन में मल्टीप्लाई होने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। तो उसका नेट रिजल्ट क्या होगा कि सत्व जो है वो आनंद से कनेक्टेड है। तो वो हम्म। पेन जो है वो आपको शायद या तो एहसास नहीं होगा, या तो वो कोई प्लेजेंट फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है? नहीं आया लगता है मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ए, या सर नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया, ओके। देखिए, हमने देखा था कि प्रकृति में हमेशा तीन गुण रहते हैं, सत्व, रजस और राजा। तमस। ये तीन गुण हमेशा को एग्जिस्ट करते हैं। इनके प्रपोर्शंस चेंज हो सकते हैं। सात्विक प्रकृति में सत्व ज्यादा होता है, रजस और तमस कंबाइंड कम होता है सत्व से। राजसिक प्रकृति में रजस ज्यादा होता है, और सत्व और तमस कंबाइंड कम होता है रजस से। और तामसिक प्रकृति में तमस ज्यादा होता है, और सत्व और रजस कम होता है तमस से। और मैंने ये भी बोला कि इन गुणों को अगर आपको सिंपली देखना है,
तो आप इनको कलर बॉल से आइडेंटिफाई करिए। सत्व को आप व्हाइट बॉल से आइडेंटिफाई करिए, रजस को आप रेड बॉल से आइडेंटिफाई करिए, और तमस को आप ब्लैक बॉल से आइडेंटिफाई करिए। तो जब आपको पेन हो रहा है उस सिचुएशन में क्या है कि रेड बॉल्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रजस पेन को सिग्निफाई करता है, पेन को रिप्रेजेंट करता है। पेन, सॉरो, सफरिंग, दुख, ये सब राजसिक है। तो जब रजस का रेड कलर के बॉल्स ज्यादा हैं तो आपको पेन का एहसास होगा। और अगर आप अपना माइंड के पावर से उस रेड कलर के बॉल को वाइट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उस रात्सिक बॉल को सात्विक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सात्विक एक्सपीरियंस मतलब गुड एक्सपीरियंस, आपको अच्छा लग रहा है, आपके अंदर में ज्ञान आ रहा है, आपको हल्का फील हो रहा है, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है। तो वो पेनफुल पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। उस राजसिक सिचुएशन में रेड बॉल्स के अलावा भी वहां कुछ वाइट और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। रेड मेजॉरिटी है बट वाइट है, ब्लैक भी है, क्योंकि तीनों बॉल का साथ में रहना अनिवार्य है हर कंडीशन में। तो आप अपना ध्यान रेड बॉल से हटा के व्हाइट बॉल पे लगाइए, व्हाइट को देखिए। जब आप व्हाइट को देखना चालू करेंगे तो आपके उस सिचुएशन में व्हाइट बॉल्स के नंबर्स बढ़ने लगेंगे। जिस स्टेट पे भी आप ध्यान लगाते हैं वो स्टेट बढ़ने लगता है, और जिस थॉट पे भी आप ध्यान लगाएंगे वो थॉट पावरफुल होने लगता है। तो ये वही प्रिंसिपल है। आप उस सिचुएशन में वाइट ढूंढिए, वाइट पे फोकस करिए, वाइट पे कंसंट्रेट करिए, तो वो वाइट बॉल्स बढ़ जाएंगी और आपका पेन का बॉल्स घट जाएंगी। आपको उस सिचुएशन में हैप्पीनेस, आनंद, ब्लिस का एहसास आने लगेगा, और पेन का एहसास धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये अभी आपको समझ में आया? हाँ, यस सर। सर, हम्म। इसमें यानी ऐसे हो गया ना कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अभी अभी का लेटेस्ट एग्जांपल। जैसे मेरा नी बहुत पेन कर रहा है, मैंने आज क्वेश्चन इसी के लिए पूछा। नी बहुत पेनफुल है तो मेरा पूरा दिन कंसंट्रेशन ऐसे ही रहता है, मैं इसको कौन सा ट्रीटमेंट दूं। और आप सत्तो मुझे बढ़ाना है, तो मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि मीन्स मेरे हाथ अच्छे हैं, मेरी और मेरी सब जो दूसरी सब चीजें जो अच्छी मेरे साथ हो रही है, तो उससे मेरा सत्व बढ़ेगा। यानी मैं और अच्छा, मैं ग्रेटिट्यूड या मैं और अच्छा सोचूं, पेन पे कंसंट्रेट नहीं करके मैं जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो सोचूं, वो सत्व हो रहेगा मेरा। मैं आपको उत्तर देता हूँ। ये जो आपने बोला वो भी एक तरीका है, हम्म। लेकिन आपके लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि अगर ये नी का पेन रेगुलर आ रहा है तो क्यों आ हम्म। रहा ओके। है ना? अगर आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट है हम्म। और वो डिफेक्ट आपके लिए पेन जनरेट कर रहा है, परसिस्टेंटली कर रहा है, हम्म। और वो आपके नॉर्मल लाइफ को हैम्पर कर रहा है, यस। तो हाँ आपको हाँ। किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर बोलता है कि हाँ, इसमें तो आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हम्म। और फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लीजिए, दो तीन एक्सपर्ट डॉक्टर्स का व्यू ले लीजिए। हम्म। उनका अगर उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा तो हम्म। उसका आपको क्या बोलना चाहिए कि एस्टिमेट्स ले लीजिए, रिकवरी टाइम सुन लीजिए, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं समझ लीजिए, आपकी इंश्योरेंस कवर करती है नहीं करती है देख लीजिए, कोई ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो देख लीजिए, और ओके। उसके बाद एक निष्कर्ष पे आइए कि मेरे को ये हम्म। करना है। ओके। तो क्या होगा कि ये ये एक तरीका है जिसमें आप नॉलेज का प्रयोग कर रही हैं। पहले तो आप ओके। नॉलेज एक्वायर कर रही हैं कि ये है क्या, और हम्म। उसके बाद नॉलेज को प्रोसेस कर रही हैं कि अब मेरे हम्म। को एक्शन क्या लेना है। यस। तो इसमें हुआ क्या कि आपको पेन है,
आपने पहले एक्शन लिया, डॉक्टर के पास गई, सलाह मशवरा किया, नॉलेज आया हम्म आपको पास। नॉलेज हम्म आने से आपके माइंड में एक लाइटनेस आ सकता है, अरे ये तो कंट्रोलेबल है, अरे ये तो दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, अरे ये वॉक करने से ठीक हो सकता है। और अगर यस आपको मालूम पड़ता है कि ठीक नहीं होने वाला है, इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको कम से कम ये सेटिस्फैक्शन है कि मुझे मालूम है कि मेरे को क्या करना है। और ओके। उसके बाद फिर आपने और नॉलेज गैदर किया, और कुछ पेशेंट से बात किया जिन्होंने सर्जरी कराई, उनसे बात किया। और फिर अभी आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ले रही हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज विच हैज कम इन। तो इसमें क्या है हम्म कि आप रजस से एक्शन लेके, रजस में दोनों है, दुख भी है और एक्शन भी है, आपने यस। उस दुख को कन्वर्ट करके एक्शन में डाला पहले, फिर रजस से आप मूव अप करके सत्व में आई। आपने नॉलेज गैदर किया, उसको प्रोसेस किया, उसके बेसिस पे आप एक कंक्लूजन पे आई, तो आपका मन हल्का होगा। फिर आपने एक सर्जरी कराया, और कुछ समय के बाद आप फुल्ली रिकवर कर सकती हैं। आपका नी का पेन हो सकता है लाइफ लॉन्ग के लिए चला जाए, है ना। ओके। यस यस सर, बहुत थैंक यू। हाँ, वेलकम। सर मुझे पूछना है सर। हाँ, पूछिए। तो आपने सर आज बोला आपका फोटो, एक मिनट, सौम्य। हाँ, सर आज आपका ये क्यों नहीं दिख रहा है, फेस नहीं दिख रहा है, आपने वीडियो ऑन नहीं किया है सर? वो नहीं, अलग मेरा लग रहा मेरा है। लैपटॉप गया हुआ था रिपेयरिंग पे, इस पे कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस थी, तो बन के आया है। हाँ हाँ। मैंने जब चालू किया तो मैंने रियलाइज किया कि इसमें मेरे कैमरा का जो है वो ड्राइवर नहीं है, तो मैं ठीक है सर। कैमरा ऑन ठीक नहीं है कर सर। पा रहा हूँ। हाँ, मैं चलेगा वो सर। ड्राइवर वो कल क्या है, रोज रोज हम देखूंगा। आपको देखते हैं तो वो एक अलग इम्पैक्ट। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, कोई पूछ रहा था, बिंदु जी नहीं शायद सर, पूछ रहे मैंने हैं। पूछा था। हाँ जी सर। हाँ, सर बोलिए। आपने बोला कि प्रकृति को कौन कंट्रोल करता है, हाँ, तो आंसर है कि पुरुष कंट्रोल करता है। हाँ। लेकिन एक चीज और हमने शुरू शुरू में जो पढ़ी है कि प्रकृति हर वक्त पुरुष को इम्प्रेस करने के लिए नए नए डांस करती है या जो भी एक्शन करती है, ताकि हम्म, पुरुष उससे इम्प्रेस हो जाए। हम्म। तो तो पुरुष उस पुरुष पुरुष उससे इम्प्रेस होके करेगा क्या? फ्री कर देगा उसे। क्या कर देगा? फ्री फ्री। फ्री कर देगा, हाँ ठीक है, चलिए ऐसा बोल सकती है आप। हाँ, मुक्त कर देगा पुरुष। जब और जितना पुरुष जैसा भोगना चाहता है वैसा हाँ, करता लेकिन है। लेकिन ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि पुरुष ने प्रकृति को बांध रखा है बंदिश में। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि गुलाम बनाया है। हाँ। हाँ। नहीं तो फिर क्या मतलब है, मतलब दैट इज व्हाट द क्वेश्चन है कि नहीं, वो, पुरुष उसको देखिए वो, कंट्रोल करके अपनी इच्छा के हिसाब से चला रहा है, या प्रकृति पुरुष को खुश करने के लिए डिफरेंट तरह के एक्ट कर रही है। देखिए ऐसा है कि ये सब समझाने की बातें हैं, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में या कहानियों के माध्यम से। एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फैक्ट आपके सामने रखा जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि क्वांटम एनर्जी की फील्ड है और कॉन्शियसनेस है, और दोनों के इंटरेक्शन से क्वांटम पार्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है, और ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि क्रिएशन में क्या हो रहा है, तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो हैवी वर्ड्स हो जाएंगे बहुत। हाँ। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको स्टोरी फॉर्मेट में डाल दिया है, और नाम भी ऐसे ही दिया है, पुरुष प्रकृति, ताकि आप कनेक्ट कर सकें, आपको समझ में आए। वैसे कॉन्शियसनेस और क्वांटम एनर्जी में कोई पुरुष और बोलना चाहिए कि अ, औरत का कोई संबंध ही नहीं। ये सिर्फ तो एक फिर सिंपल लैंग्वेज में, जैसे अपने गांव में समझाएंगे या बच्चों को समझाएंगे, तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है, सबको मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको उस तरीके से दिया है। तो व्हाट इज एक्चुअली द रियलिटी?
पुरुष Actually, the कंट्रोल भी reality कर रहा है। is that there are two realities. One is a reality called energy, Shakti, which is in a हम्म, dormant state, infinite, eternally present, but it is doing nothing. It is just there and unmanifested. It is there as a possibility of infinite objects getting created out of it. अब जैसे मान लीजिए मिट्टी पुरुष। है, क्ले है, क्ले से हाँ, बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन क्ले अपने आप में किसी काम का नहीं है। तो क्ले से आप मटका बनाएं, ग्लास बनाएं, प्लेट बनाएं, या सुराही बनाएं, या जो मांगता है बनाएं। तो क्ले अपने आप में पोटेंशियल स्टेट में है, उससे बहुत कुछ बन सकता है। मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा पैदा हुआ, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो बिलियनर ट्रिलियनर भी बन सकता है, लेकिन वो बचपन में तो बना नहीं है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है। तो वो पॉसिबिलिटी जो उसके अंदर है, उसको अगर कोई निखार के उसके जीवन को कंट्रोल करके उसको ट्रिलियनर बनाता है, वो पुरुष है। अभी समझ में आया आपको? हाँ। मुझे नहीं लगता आया एक्चुअली। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा डाउट है कि हाँ, पूछिए। एक्चुअली तो वी हैव टू गेन दैट नॉलेज, वी हैव यार, कम टू अंडरस्टैंड। उसको हम समझने के लिए आए कि ये हमें फैक्ट समझना है बाय ये थोड़ा जोर से एक्सपेरिमेंट। बोलिए, मैं आपके वर्ड्स को पिक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक्चुअली तो हम लोग ये फैक्ट को ही अंडरस्टैंड करने या नॉलेज को गेन करने के लिए ही तो आए हैं। वी शुड, वी आर बॉर्न, वी शुड गेट दिस नॉलेज। ये कौन ये देगा? रियलिटी है। कौन कौन देगा नॉलेज? नहीं, नॉलेज होगा तो सब उसी की इच्छा से जब होना है, लेकिन हम ट्राई करें। नहीं नहीं, ये वापस आपका गलत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी। आप पैदा क्यों हुए हैं? आप पैदा इसलिए हुए हैं कि आपकी जो पिछले जन्म की सटल बॉडी थी, सूक्ष्म हम्म, शरीर था, उसने एक नया स्थूल शरीर धारण किया है। तो क्यों धारण किया है? उसने इसलिए धारण किया है कि वो जो उसने गेम चालू करी है, पुरुष ने, मूल प्रकृति के साथ, उसका आउटपुट है सूक्ष्म शरीर। मतलब बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, तन्मात्राएं, ये है सूक्ष्म शरीर। ये पुरुष और मूल प्रकृति के इंटरेक्शन से चालू हुआ है। लेकिन ये जो चालू हुआ है डांस, वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है, वो फाइनल एक्ट नहीं हुआ है। वो फाइनल एक्ट क्या है? मोक्ष, इंडिपेंडेंस। किसका इंडिपेंडेंस? ऑडियंस का इंडिपेंडेंस स्टेज के एक्टरों से। एक्टर जब तक स्टेज पे खड़े हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑडियंस तो जाएगी नहीं। ऑडियंस उसको तो वो नाटक देखने आई है, वो देख रही है, वो डांस परफॉर्मेंस देखने आई है, वो देख रही है। जब एक्टर परफॉर्म कर लेंगे, कंक्लूड कर सर लेंगे। एक्टर हम है, एक्टर हम है तो ऑडियंस कौन है? हाँ, एक्टर हम है अगर, तो ऑडियंस कौन है? नहीं, आप देखिए फिर मिस आउट कर रहे हैं। हाँ अ, जी। पूरा ये गेम पुरुष के लिए हो रहा है। ओके। ओके। तो आप अगर एक्टर है, मतलब आपका शरीर एक्टर है, आपका मन एक्टर है, आपका चित्त एक्टर है, आपका बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, तन्मात्राएं, ये लोग एक्टिंग कर रही हैं। किसके लिए? पुरुष के लिए। वो पुरुष कहाँ है? आप ही हैं। आपके 24 हिस्से हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, और 25वां हिस्सा है जिसके लिए एक्टिंग हो रही है। और 25वां हिस्सा जिसके लिए एक्टिंग हो रही है, वो पुरुष है। वो कहाँ है? वो आपका है, आपके आपके साथ है। और जो 24 एक्टिंग कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो भी वही है, आपके साथ है। चीजें ही है। ठीक। अभी समझ में आया आपको? ठीक सर। नहीं समझ में आया कि आया? आया सर। मुझे डाउट है। वाकई में आया? अब सर आप, नहीं आया, जो आपने बोला वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो अभी दिमाग में कंफ्यूजन है वो अभी भी है।
हाँ, तो क्या कंफ्यूजन है आपको, पूछिए ना। पूछना भी नहीं आ रहा सर। अब आ, आपके अंदर आपने मेरे क्या से है। बोला किसको किसको फ्रीडम कैसे मिलेगा, आपने बोला, मैंने बोला वो नॉलेज हम लेंगे, कोशिश करेंगे नॉलेज अटेन करने की, कभी मिल सकता है। हाँ, तो पहले तो ये बताइए कि आपके अंदर कितने, बोल लीजिए कि कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, अ, बताइए। 24 आपने बताया ना, वही 24। 24 ट्वेंटी प्रकृति फिफ्थ के हैं। 25th पुरुष। हाँ, 25th इज पुरुष, और 24th इज मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति से बाकी 23 बनते हैं। हाँ, हाँ, मूल प्रकृति प्रोड्यूस करती है बाकी 23 तत्वों को। उन 23 तत्वों को कंबाइंड हम प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति पैदा होती है मूल प्रकृति से, मूल ठीक। प्रकृति पैदा करती है जब पुरुष ट्रिगर करता है। पुरुष के पास आने से क्रिएशन चालू होती है। मूल प्रकृति अपने आप में क्रिएशन नहीं है, मदर ऑफ क्रिएशन है। वो बैठी है चुपचाप। पुरुष नहीं आएगा तो क्रिएशन नहीं होगी वहां पे। और पुरुष कौन है, कोई फिजिकल मेल नहीं है जो जाके सेक्स करता है उससे। हम लोग ये कहानी वो तो सुनते हैं शिव इनफाइनाइट। की, पार्वती की, काली की, अब सोचते हैं हस्बैंड वाइफ है वो लोग। नहीं है। वो दो एंटिटीज हैं, इन द सेंस दो एलिमेंट्स हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं, दो तत्व है। जो पुरुष है उसका ऑपोजिट एक किस्म से मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति में गुण है, पुरुष में गुण नहीं होते। हाँ जी। प्रकृति देख नहीं सकती, पुरुष देखता है। हम्म, अभी आपको समझ में आया, दोनों अलग हाँ हैं। जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आप उनको हस्बैंड वाइफ, मैरिड कपल, वो सब मत समझिए। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने, ऋषि मुनियों ने साधारण लोगों को समझाने के लिए उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन वो भी ठीक। आप देखेंगे सांख्य में कहीं वो यूज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज आगे बढ़ा, तो जो लोग ज्ञान देने वाले थे उनकी क्वालिटी भी बिगड़ दी गई, और जो ज्ञान लेने वाले थे उनकी क्वालिटी भी बिगड़ दी गई। तो अब उनको स्टोरीज के माध्यम से समझाया जा रहा है। आपको समझ में आया। जी। सांख्य जो है वो प्योर फिजिक्स है एक्चुअली। वो कंप्लीट एनर्जी की साइंस है। ये प्रकृति के 24 तत्व एनर्जी है। और जी। पुरुष जो है उसमें एनर्जी नहीं है, जीरो एनर्जी है। पुरुष में कुछ करने की ताकत, क्षमता नहीं होती है, नॉन डूअर है, नॉन हम्म, एजेंट है, वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ देखता है। उसमें सिर्फ चेतना है बस। और प्रकृति में और मूल प्रकृति में चेतना नहीं है, लेकिन वो ठीक। पैदा ठीक करती है है, सर। वो दौड़ती है, वो बायां जाती है, दायां जाती है, अलग अलग रंग रूप में आती है। पुरुष का कोई रंग रूप नहीं है। पुरुष निर्गुण है, निराकार है। हम्म, और प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, वो सगुण है, उसमें गुण है। हम्म। तो आप निर्गुण में जाने के लिए आपको सगुण से जाना पड़ेगा। तो उसमें वो तीनों गुण हैं, सत्व के, रजस के, तमस के, लेकिन सोते हुए। या तो आप बुद्धि से जाइए, बुद्धि में सत्व गुण बहुत ज्यादा है, रजस और तमस छोटा है। तो जी। अगर आपको बुद्धि का तत्व और पुरुष के तत्व के बीच का डिफरेंस समझ में आता है, उसका भेद समझ में आता है, आपका विवेक उतना जाग गया है, तब आप मोक्ष में जा सकती हैं। आप पुरुष की अवस्था में पहुंच सकती हैं, आप प्रकृति से मुक्ति पा सकते हैं। जब प्रकृति से मुक्ति पाया जाता है तभी ही पुरुष में एंट्री होती है। क्योंकि जो प्रकृति है वो पुरुष नहीं है, जो पुरुष है वो प्रकृति नहीं है।
तो प्रकृति में माइंड है, पुरुष में माइंड नहीं होता। प्रकृति में एनर्जी है, पुरुष में एनर्जी नहीं है। प्रकृति में टाइम है, स्पेस है, मैटर है। पुरुष में टाइम स्पेस मैटर नहीं है। तो पुरुष जो है वो मूल प्रकृति के ऊपर आता है, बाहर आता है। इसलिए वो पुरुष अंदर के 24 तत्व जो प्रकृति के हैं, क्योंकि उनसे ऊंचा है, इसलिए उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? देखकर। उसको देखने के अलावा कोई पावर नहीं है। वो देख के कंट्रोल करता है, वो दृष्टा है। वो पूरी प्रकृति को, सृष्टि को देखता है, टोटैलिटी में देखता है, एक एक हिस्से को देखता है। देखने के लिए वो बुद्धि में देखता है, बुद्धि को एनर्जाइज करता है, बुद्धि को मैग्नेटाइज करता है अपने कॉन्शियसनेस से। और वो बुद्धि फिर डाउन द लाइन काम करती है। उससे फिर इंद्रियां भी काम करती हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मानस, तन्मात्राएं भी बनाती है, पंचमहाभूत भी बनाती है। किचन का पूरा खाना जो है वो अहंकार बनाता है। और उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? बुद्धि। ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। और वो किसके लिए बनाती है? वो बनाती है पुरुष के लिए। तो वो बनाने के बाद क्या करती है? बुद्धि को देती है कि आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया था, देखो मैंने बनाया, ये थाली में परोस लिया है। फिर वो बुद्धि वो थाली ले जाके पुरुष को देती है, बोले तुमने जो देखना चाहा था, तुमने जो पॉसिबिलिटी चुनी थी मूल प्रकृति से, वो बन गई है। अभी खाओ इसको, भोगो, भोग लो इसका। अभी समझ में आया आपको? जी सर। हाँ या ना? सर लेकिन नहीं समझ में आया सर, पुरुष चेतन तत्व है लेकिन एनर्जी उसमें, एनर्जी नहीं होती एनर्जी उसमें पुरुष में, पुरुष में एनर्जी नहीं होती। नहीं होती है। एनर्जी जो है ओके। उसको हम शक्ति बोलते हैं। तो हम्म। शक्ति, अगर आप वापस हिंदू फिलॉसफी पे आएंगे, शिव शक्ति पे, शिव काली पे, शिव पार्वती पे, शिव दुर्गा पे, तो दुर्गा शक्ति है, शिव चेतन तत्व है। काली शक्ति है, शिव चेतन तत्व है। पार्वती शक्ति है, शिव चेतन तत्व है। दोनों सेम नहीं है। अच्छा। नहीं ऐसा लग रहा था कि एनर्जी होगी और सबसे ज्यादा होगी। अरे ऐसा लग रहा था से नहीं होता है। अभी तो डाउट एक्सक्यूज मी मैं सर। दिमाग हाँ क्लियर। बोलिए। थैंक यू। सर जो आपने अभी किचन वाला एग्जाम्पल दिया, फिर हाँ, आपने बोला कि वो मतलब लास्ट में आपने बोला कि वो पुरुष को बोलती है कि तुमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था हमने बना लिया, अब तुम भोगो। तो सर फिर पुरुष भोगता है क्या? क्योंकि भोगने से आप क्या समझती हैं? मैं भोगने का अर्थ ही समझना चाहती हूँ यहाँ हाँ, पर। भोगने का अर्थ है, एक अर्थ है एंजॉय करना, भोग करना। एक अर्थ है एक्सपीरियंस करना। ओके। तो एक्सपीरियंस में क्या है कि खट्टा मीठा, सुख दुख सब आ जाता है। और अगर आप एंजॉय बोलते हैं तो उसमें अच्छा ही आता है, एंजॉय आता है। तो पुरुष एंजॉयमेंट स्टेज में लास्ट में पहुंचता है जब वो आनंद एक्सपीरियंस करता है प्रकृति से। ओके। हाँ। ओके। ओके। बट आनंद तक पहुंचने के पहले हो सकता है वो दुख का अनुभव करे। पैडन दुख का। आ, आनंद तक पहुंचने से पहले हो सकता है कि वो दुख का अनुभव करे। ओके। हम्म। सर ठीक है सर। बुद्धि में भी दुख होता है क्या? क्योंकि पुरुष तो बुद्धि के थ्रू ही एक्सपीरियंस कर रहा है ना। हाँ, तो बुद्धि में सत्व रजस तमस है ना, तीनों गुण हैं। बट उसमें सत्व सबसे ज्यादा है, तो हाँ, सत्व सबसे प्रिडोमिनेटली। ज्यादा है, राइट। तो फिर दुख इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो तो रजस में छूट गया ना जब हम बुद्धि की तरफ आ गए तो। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पुरुष उन तीनों गुणों को कॉम्बिनेशन में देख रहा है कि सिर्फ रजस को देख रहा है उसमें। है ना, वो जहां फोकस करोगे वो बढ़ेगा। तो अगर वो दुख को देखने लगता है तो वो फिर बुद्धि से स्लाइड करके वो अहंकार वाले स्टेट को देखने लगेगा, जहां पर कि रजस ज्यादा होता है। और जब हम तमस में ज्यादा हैं तो क्या वो तमस को देखने लगेगा?
जब हम क्या? जब हम तमस में ज्यादा हैं। हाँ, देखिए जो ज्यादा है वो तो ऑटोमेटिकली दिखेगा ही ना। ओके। लेकिन उस समय आप बुद्धि का प्रयोग करके, जिसके अंदर पुरुष के तत्व का मैग्नेटाइज्ड इफेक्ट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो कर रहा है बुद्धि। आ, आप इस बात को समझिए, बुद्धि की जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल है, हम्म। और पुरुष की जो इंटेलिजेंस है वो ओरिजिनल है। हम्म। अभी ये जैसे जो डिबेट चलता है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में या आज की दुनिया में, कि एआई एक दिन रूल करेगा। एआई रूल तब करेगा अ, जब आप पुरुष तक नहीं जी क्या? पहुंचेंगे। अगर एक आर्टिफिशियल एआई और आपके आर्टिफिशियल एआई मतलब बुद्धि से ऊपर निकला हुआ है, तब आपको दिक्कत है। लेकिन अगर आपका पुरुष एक्टिव है, तो वो पुरुष एआई का नॉलेज यूज करके एआई को ही दौड़ाएगा। अभी समझ में आया आपको? हम्म। नहीं आया लगता है। आया कि नहीं आया? हाँ सौम्य, आवाज नहीं आ रही है। सर मुझे मतलब अभी तक मेरे को यही क्लैरिटी बोल दो या कन्विक्शन बोल दो, ये था कि पुरुष बुद्धि के थ्रू एक्सपीरियंस करता है। बट आज मुझे नई बात लग रही है कि मतलब वो दुख को भी एक्सपीरियंस कर सकता है, तमस को भी एक्सपीरियंस कर सकता है। तो फिर तो पुरुष उसमें फिर, तभी तो हम फिर उसमें ड्राउन हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, आपको फिर कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आपने पूछा अभी। देखिए, अ, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? वो बुद्धि तक आ रहे हैं, है हम्म। ना? हम्म। अ, दुनिया में दुख देखा मैंने, टीवी पे दुख देखा, किसी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, मेरा पैर कट गया एक्सीडेंट में, तो वो दुख, वो फीलिंग, वो सेंटिमेंट, वो इमोशन क्या मेरे बुद्धि तक नहीं आएगा? बुद्धि तक आएगा, बट जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जैसे हाँ। किरण जी ने पूछा उनको पैर में दर्द, नी में पेन है, तो आपने उनको बताया कि उसमें आप कुछ अ, उसमें आप नॉलेज गेन करेंगे। तो नहीं, मैंने उनको दो तरीके बताए। एक मैंने कहा कि आप उसके अंदर कुछ अच्छा देख के उस पे फोकस करिए, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और एक अच्छी फीलिंग आने लगेगी। हाँ, और राइट। सेकंड मैंने उनको बोला कि ये भी पता करना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है दर्द, और एक्शन लीजिए। डॉक्टर तक जाइए, दो तीन डॉक्टर से पूछिए, सलाह मशवरा करिए। वो बोलते हैं सर्जरी इसका इलाज है, तो जिनकी सर्जरी हुई है उनसे बातचीत करिए, फीडबैक लीजिए, और ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ क्योरिंग, हीलिंग, वो भी ट्राई करके देखिए। और जब सब इंफॉर्मेशन आ जाती है, नॉलेज आ जाता है, तब एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। तो ये नॉलेज कहाँ आती है? बुद्धि में आती है। डिसीजन कौन लेगा? बुद्धि लेगी। हम्म। अ, और उस क्योंकि बुद्धि के लेवल पे डिसीजन हो रहा है, तो क्या होगा कि आपका अंदर का जो हाईएस्ट माइंड है एक्टिव, वो ले रहा है डिसीजन। बुद्धि मतलब मानस के ऊपर, अहंकार के ऊपर, बुद्धि पे। बुद्धि हाँ, क्या है? यूनिवर्सल माइंड है। राइट। और पीछे के दो माइंड्स क्या हैं? इंडिविजुअल माइंड्स हैं। इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड, इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड। आप इन दोनों के लिमिटेड रेल्म से ऊपर उठ के आ रही हैं। हर आदमी ऊपर नहीं आ सकता है, बुद्धि से हर आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन की जनरली स्पीकिंग 5% लोग ही बुद्धिमान होते हैं, और वही देश चलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बुद्धिमानता कॉलेज एजुकेशन से आती है, स्कूल एजुकेशन से आती है, नहीं। आ सकती है, बट कुछ कुछ लोगों की बुद्धि खुल जाती है या खुली हुई रहती है, और उनमें फिर पावर होता है नॉलेज गेन करने का, उनका कंसंट्रेशन हाई होता है,
उनको लाइफ का पर्पस मालूम होता है, उनका अप्रोच वन पॉइंटेड होता है, और वो लोग अपने फील्ड, जिस फील्ड को भी चूज करते हैं, उसके टॉप पे जाते हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो आप देखेंगे कि हर आदमी चैंपियन नहीं बनता है। अलग अलग लेवल पे चैंपियन होते हैं, लेकिन छट्टे 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 जो ऊपर की पॉपुलेशन है, जो सबको कंट्रोल कर रही है, वो 4-5% होता है। अब जैसे हिंदुस्तान में वो बहस चल रही है कि टॉप लिमिटेड परसेंटेज लोगों के पास में 30%, 40% देश की वेल्थ है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है कि जिसके पास बुद्धि है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टेक का भी प्रयोग करते हैं अपना पावर बढ़ाने के लिए। वो लोग नेटवर्किंग का प्रयोग करते हैं। वो लोग बिजनेसेस में अधिकतर रहते हैं। वो लोग पॉलिटिक्स का प्रयोग करते हैं, मनी पावर का, मिलिट्री का, और वो अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो ये समझने वाली बात है। और ये जो इंटेलेक्ट है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये आप बढ़ा सकते हैं अपनी। ऐसा नहीं है कि जितना आपको जन्म में मिला उसी को लेके आपको मरना है। उसको बढ़ाने का तरीका पूरा योग सूत्र है। और उसका जो टोपोग्राफी है, या उसका जो फील्ड है जिसमें काम करना है, वो सांख्य समझाती है कि आपके 25 तत्व क्या हैं, उनका आपस में क्या रोल है, और कैसे आप उन पे काम कर सकते हैं, और कैसे उसमें जंप आता है। मैंने आपको शुरू शुरू में बोला था कि अ, बुद्धि जो है, हम सांख्य में पढ़ेंगे आगे, उसमें 50 लेवल है। 50 लेवल क्या है? बॉटम लेवल पे आप बोल लीजिए क्लेश है या अविद्या है। इसके 5 कंपोनेंट हैं। ये दुख देते हैं बहुत। पहला है अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज क्या है? हम अहंकार को सेल्फ समझते हैं, या कुछ लोग बुद्धि को सेल्फ समझते हैं, जबकि पुरुष सेल्फ है। तो जो हम हैं, हम प्रकृति के बाहर है। पुरुष प्रकृति के बाहर है। और प्रकृति के अंदर क्या है? प्रकृति के अंदर हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मानस है, हमारा अहंकार है, हमारी बुद्धि है। लेकिन जो हम नहीं है उसको हम समझ लेते हैं। और ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसको अविद्या बोलते हैं। मैं आपको इतने दिनों से क्या कोशिश कर रहा हूं समझाने की, कि हम पुरुष हैं, और पुरुष प्रकृति को कंट्रोल करता है। हम्म। आप शरीर नहीं है। आपका जो नाम है आप वो नहीं है। आपकी जो जाति है आप वो नहीं है। आप जिस देश में पैदा हुए हैं आप वो नहीं है। जिसको आप धर्म अपना मानते हैं आप वो नहीं है। वो सब टेम्पररी स्टिकर्स है जो धरती में इस समय आप कैरी कर रहे हैं। आपका जो जेंडर है आप वो नहीं है। आपका जो बॉडी का एज है आप वो नहीं है। आपकी जो नेशनैलिटी है आप वो भी नहीं है। तो फिर कौन है? वो पुरुष है। पुरुष में कुछ नहीं है, वो सिर्फ देखता है। जब आप ये रियलाइजेशन कर लेंगी कि आप कुछ नहीं है, ना आपका कुछ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, हाँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मेरा राम मंदिर है, ये सब छोटी सोच है। ये सब टेम्पररी सोच है। वो जानते नहीं वो कौन है। वो अज्ञानता में है। अज्ञानी को समझा के लाभ नहीं है, जब तक वो अज्ञानी ज्ञान चाहता नहीं हो। आप लोग यहाँ जूम सेशन में आते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया में तो पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं, 700-800 करोड़ लोग हैं। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इटर्नल ट्रुथ है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बोलिए। जिसको ये पूरा मतलब सेल्फ रियलाइजेशन या जो भी मतलब ऐसा पूरा एहसास हो जाए जो आप बोल रहे हैं हाँ, कि मैं जेंडर नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ,
हाँ। तो सर फिर वो कुछ भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए जो भी वो काम करेगा अपने शरीर के पालन पोषण या भरण पोषण के लिए, हम्म। वो किस किस भाव से करेगा सर फिर? क्योंकि उसको इंटरनली तो पता है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, हम्म। पर मटेरियल लेवल पे रहने के लिए अगर वो डिटैच्ड भाव से भी करेगा तो वो मतलब सिर्फ एक दृष्टा भाव से करता रहेगा, या कंट्रीब्यूशन की भावना से करेगा, या मतलब किस भावना से उसको क्या ड्राइव करेगा कुछ भी करने के लिए? नहीं, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आप पुरुष हैं और बाकी कुछ नहीं है, आपका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है, और आप धरती पे हैं, तो आप कैसे जिएंगी? सर यही तो मैं ही पूछ रही हूँ आपसे, हाँ, तो मेरा भी क्वेश्चन यही है। नहीं नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात। आपने तीन चार ऑल्टरनेटिव बोले। हाँ हाँ, तो उसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, वो तीन चार ऑल्टरनेटिव्स में से आप कैसे जिएंगी? सर मुझे नहीं पता, मुझे ये आया क्वेश्चन कि फिर मतलब व्हाट शुड बी द अप्रोच, माय क्वेश्चन हाँ, इज दिस। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ। आप क्वेश्चन उसी टॉपिक पे पूछ सकती हैं, उसी विषय पे पूछ सकती हैं जिसका आपको उत्तर मालूम है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तो आपके अंदर उसका प्रश्न आ ही नहीं सकता। जो आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, इसलिए आपके अंदर वो संभावनाएं हैं, तभी ये प्रश्न आया है। और क्योंकि ये संभावनाएं हैं, और क्योंकि आपने तीन ऑल्टरनेटिव उसके बाद बोली, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उन तीन में से आप कौन सा चुनेंगी? अब मैंने कौन सा अल्टरनेट बोला सर, मुझे याद नहीं है। एक आपने आ, बोला कि वो डिटैच तरीके से जिएगा, और हाँ हाँ। एक बोला दृष्टा भाव से। हाँ, दृष्टा भाव से जिएगा। मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी। यहाँ पे आपका ब्रेक थ्रू हो सकता है। हाँ जी। तो सर मतलब मेरा पूछना ये कि इनमें से क्या राइट क्या है, अगर मैंने तीन अरे, मैं ऑल्टरनेट बोले आपसे भी वही तो। पूछ रहा हूँ ना। मैं आपको राइट और रॉन्ग से फ्रीडम दिलाने के लिए पूछ रहा हूँ। राइट और रॉन्ग की दुनिया में जहाँ फंसी पड़ी है, आपने चेन हाँ से हाँ। अपने आप को बांध के रखा है कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके बाहर नहीं जाना है। उससे हम्म। मुक्ति पाने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या करेंगे? सर मैं फिर अ, समर्पित भाव से कर्म करूंगी। बस ठीक है। मतलब ऐसी मेरी इच्छा रहेगी या कोशिश रहेगी जो मुझे अभी ऐसा किसके फील हो रहा है। किसके प्रति समर्पित हो जाएंगी आप? सर समर्पित मतलब जो आप इनर गाइडेंस बोल दीजिए, या जो भी निराकार से जो गाइडेंस आई अरे वो ना। कर्म अरे किया और मैडम, वो छोड़ दिया। निराकार ही तो पुरुष है। हाँ तो सर अब जो गाइडेंस आई फिर वो कर्म किया और उसी को समर्पित कर दिया, फिर अरे, इस भाव पुरुष से कोई कोशिश। गाइडेंस नहीं देगा आपको। हाँ हाँ। पुरुष दृष्टा है, देखने वाला है, साक्षी है। तो फिर सर गाइडेंस भी तो आती है ना अंदर से जिस। गाइडेंस प्रकृति से आती है। हाँ हाँ। हाँ, पुरुष में ज्ञान नहीं है। ज्ञान पूरी प्रकृति में है। आपके ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है। आपने क्या देखा, आपकी क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, या बोलिए हाँ माइंड के हाँ। अंदर स्टोर्ड है। जी। तो वो सब प्रकृति है। तो सर आप ही बताइए सर, नहीं, मेरे मैं को कैसे तो बताऊं? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई सर पूछ हाँ, के तो और। आप जो कंफ्यूज हैं उसमें, मतलब क्या बोलते हैं, मेज के अंदर आप हैं, रास्ता खोजिए। वो रास्ता खोजते खोजते आपको बड़े बड़े उत्तर मिलेंगे। सर आप बता दीजिए ना सर। मैं बताऊंगा तो वो उत्तर क्या होगा, गायब हो जाएगा। और आप उसको अंदर से सर पैदा फिर करेंगे तो आपने आपका बच्चा आपने रहेगा। तो वो मेरी तीली लगा दी, आपने बोला कि ब्रेक थ्रू हो सकता है, ब्रेक थ्रू हो सकता है तो सर ब्रेक थ्रू करवा दीजिए ना फिर।
अरे मैं कैसे आपको समझाऊं। देखिए ऐसा है, जब आप मुक्त हैं, ठीक है, तब हम्म आपके सामने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। मुक्त है हम्म आप, हम्म कोई हम्म बंदिश नहीं है, कोई हम्म ऐसा नहीं है कि यू नो ये रूल फॉलो करना है, ये लॉ फॉलो करना है, ये क्या बोलना चाहिए, ट्रेडिशन फॉलो करना है। आप मुक्त हैं, जी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, जो मांगता है करिए जाके। जी। हाँ फिर। तो सर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम किस भाव से जब तक शरीर में हैं, मतलब किस भाव से आजादी के जिएंगे। भाव से। ओके। भारत आजादी की लड़ाई क्यों लड़ा? क्योंकि हर आदमी धरती पे आजाद होना चाहता है, हर देश आजादी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमको बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं चेन में। तुम्हारा ये नाम है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको शादी करना है, दो बच्चों से ऊपर मत पैदा करना, बच्चों को बाहर पढ़ने मत भेजना, लौट के नहीं आएंगे, बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा, बीवी को ऐसे संभालो, है ना। अ, दुनिया भर का ज्ञान आता जी है ना। वो आपके जीवन में कई लोग मन की बातें करेंगे आपसे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं देशवासियों से। जी हाँ, तो कितनों की बातें सुनेंगी आप। वो जी आपको बांध देते हैं, वो आपको लिमिटेड बना देते हैं। ईश्वर ने तो आपको अनलिमिटेड बना के भेजा, जी लेकिन ये समाज ने, ये संसार ने, ये माता पिता ने अलग अलग नाम देके बांध दिया। तो वो बंधन को तोड़ना, मुक्ति पे जाना, वो मोक्ष है। आप फाइनाइट हैं, अपने इनफाइनाइट सेल्फ को पहचानना, वो मोक्ष है। अपने अंदर के पुरुष को देखना और उसको आजादी से जीने देना, वो मोक्ष है। अपने अंदर के मूल प्रकृति को देखना, उसके अनंत के शक्ति को देखना, अनंत काल तक वो शक्ति आपके साथ है, उसको देखना, वो मोक्ष है। आप अपने शरीर को देखेंगी तो उसका वजन है, उसकी हाइट है, उसका साइज है, उसका एक जीवन है, खत्म हो जाएंगे आप, लिमिटेड हो जाते हैं। हम धरती पे अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपनी उम्र गिनते हैं, तो क्या है, हम अपने आप को, एक अनंत को हम एक चाय के डिब्बे में बंद कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, दुख आता है। जी आप एक हाथी को एक बाथरूम में बंद कर दीजिए, क्या होगा? दुखी हो जाएगा। आपकी क्षमताएं बहुत हैं, आपको समाज अलाउ नहीं कर रहा है, आपको राष्ट्र अलाउ नहीं कर रहा है। आपको बोलेंगे कि यहाँ से पाकिस्तान नहीं जा सकते, कोई भी देश जाओगे तो वीजा लगेगा, है ना। तो बहुत सारे नियम कानून हैं, किस लिए हैं? बांधने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इंसान हकीकत में आजाद हो जाएगा तो वो जो 5% लोग जो हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। जब सच्चा ज्ञान बाहर आने लगेगा, जो लोग झूठे ज्ञान के आधार पे देश चला रहे हैं, अपनी सत्ताएं चला रहे हैं, अपने धंधे चला रहे हैं, वो उड़ जाएंगे। तो वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपको आपकी शक्ति की पहचान हो। वो नहीं चाहते हैं कि आपके दरवाजे अनंत का ज्ञान आए। वो नहीं चाहते हैं कि आपको मालूम पड़े कि आप ही ईश्वर है। आपको कोई वेद सिखाता है क्या? नहीं सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाते हैं? क्योंकि वेद में लिखा है कि आप ही ईश्वर है। ओके। तो सबसे ज्यादा बंधे हुए तो वही लोग हैं। हाँ। सबसे ज्यादा बंधे हुए तो फिर वही लोग हैं। हाँ, वो बंधे हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर, धार्मिक ढांचा जो हमारा सो कॉल्ड जो भी है, जिसको हम हिंदू मुस्लिम, जो हमारे दिमाग में घुसा दिया जाता है बचपन से, तो वो ढांचा भी तो वैसे ही बना हुआ है सर, कि वो भी नहीं चाहते कि हमें पता चले कि हम ईश्वर है।
देखिए, वो जो ढांचा है, वो ढांचे का दो पर्पस है। एक पर्पस है जो पहुंचना चाहता है उसको पहुंचाना, ओके। और एक वो है जो नहीं पहुंचना चाहता है उसको नहीं पहुंचाना। ये मत समझ के चलिए कि अगर कोई प्रार्थना पढ़ रहा है रोज तो उसको उस प्रार्थना का मीनिंग मालूम है। जैसे मैंने पहले कहा कि बुद्धि बहुत कम होती है, 5% भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। बुद्धिमान लोग कम होते हैं। अभी जो बुद्धिमान लोग होते हैं इनमें से ये मान के चलिए कि 1% लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो अपने बुद्धि का, ज्ञान का, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। 4% इनमें ऐसे होते हैं जो दुरुपयोग करते हैं, और वो पूरे समाज को मैनिपुलेट करते हैं, उनको गलत दिशा दिखाते हैं, उनको अपने मकसद से समझाते हैं। वो लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं, धर्म कंट्रोल करते हैं, नारों को कंट्रोल करते हैं, देश की इकोनॉमी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। सब एक्शन करते हैं वो लोग। तो ये हम अपनी मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। हमारे अंदर का जो हनुमान है जिसको हमने बंदर बनाए रखा है, उस हनुमान की मुक्ति के लिए हम लड़ रहे हैं कि भैया ये बंदर हनुमान बन और उड़ान ले। अभी समझ में आ रहा है? जी सर। तो थैंक यू सो मुक्त मच मतलब सर। मुक्त, फ्री। और जो फ्री होता है वो ही नॉन फ्री को कंट्रोल कर सकता है। जो खुद जी सर। पिंजड़े में है वो दूसरे को क्या कंट्रोल करेगा? जो ज्यादा फ्री है वही कम फ्री को कंट्रोल कर सकता है। जी सर। क्लियर है? थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम। सर, जो ये लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो फ्यू परसेंटेज, हाँ, 5% में से भी 1% जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो इतने लेवल पे आ गए, उनके पास इतना नॉलेज आया जिससे पावर आया। हाँ, वो कैसे हो गया? अगर वो सत्व नहीं था और वो कंट्रोल करने की अभी भी इच्छा रखते हैं, हाँ। तो कैसे उनको इतना पावर मिल गया? कैसे पावर आ गया? एक सिद्धि तो है ये, और उन्होंने बस। भी उसके लिए कुछ करा होगा तभी उनको मिला है। हाँ, देखिए, इसका इसका उत्तर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन से है। सिद्धि या पावर 5 तरीकों से आती है। एक आता है पिछले जन्म से। अगर आपके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे हैं कि आप योगी थे और आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, और आपका अगला जन्म हो रहा है, तो अगले जन्म में कुछ सिद्धियां नेचुरली बाय बर्थ दिखाई देती हैं, आती हैं। दूसरा होता है कि कुछ लोग बोलिए कि औषधि के माध्यम से, औषधि के माध्यम से मतलब ड्रग्स लेके, अ, या कुछ इस तरह के केमिकल्स लेके, कुछ लोग अपनी एफिशिएंसीज बढ़ाते हैं, बॉडी की, माइंड की, तो उनको भी रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए मंत्र के माध्यम से, अफर्मेशन के माध्यम से, या नाम जप के माध्यम से पावर अक्वायर करते हैं। तो ये भी सिद्धि का एक मार्ग है। अच्छा, कुछ लोग तपस्या के माध्यम से अपने आप को इतना वो डिसिप्लिन्ड टॉर्चर में डालते हैं, फिजिकली, मेंटली, कि उनके अंदर बहुत पावर जाग जाता है। और एक होता है योगी का पावर। योगी के पास जो सिद्धि आती है, पावर आती है, वो समाधि के कारण आती है। समाधि मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। और ये धारणा, ध्यान, समाधि कैसे आती है, कैसे लगती है? अष्टांग में लगती है। आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसका प्रैक्टिस करने के बाद जाके ये होता है।
धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि में भी 7 स्टेज होते हैं, और हर स्टेज पे आपका कॉग्निशन खुलता है, आपको प्रकृति के राज मालूम चलते हैं। और हाईएस्ट लेवल पे ऋतंबरा समाधि होती है। ऋतंबरा संस्कार खुलते हैं जिसमें आपको पूरा सृष्टि का सीक्रेट मालूम पड़ता है। और वो सीक्रेट जो मालूम पड़ता है, वो नॉलेज जो आता है, वो जो इंसाइट आता है, वो जो इंट्यूशन आता है, वो सिद्धि का कारण बनता है। अभी इनमें से, इन 5 में से जो सिद्धि वाला है, समाधि के माध्यम से जो आ रहा है, वो सबसे सेफेस्ट है। क्यों? उस पूरे प्रोसेस में तमस और रजस को खत्म किया जा रहा है। जब तमस और रजस खत्म होता है, तब समाधि अति सात्विक स्टेट में जाके लगती है। लेकिन जो बाकी मेथड है, पिछले जन्म वाला, औषधि वाला, मंत्र वाला और तपस्या वाला, उसमें पूरा शुद्धिकरण नहीं होता है, पूरी सफाई नहीं होती है, पूरी प्यूरिफिकेशन चित्त की नहीं होती है। उसमें रजस तमस रह जाता है, और वो कार्मिक अकाउंट रह जाता है जो तंग करता है बाद में। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन योग से नहीं आई, कंसंट्रेशन से नहीं आई, किसी और प्रकार के अभ्यास से आई, उनको उसका जुर्माना देना पड़ता है, उनको उसका बैकलैश फेस करना पड़ता है, और वो गवाते हैं। और अगर बाय चांस वो इस जीवन में नहीं गवा रहा है, तो वो अगले जीवन के कर्म खराब करके जा रहा है, वहां जाके उसको गवाना पड़ेगा। तो ये ब्रॉडली ये प्रोसेस है। ओके सर। तो सर फिर ये जैसे गुरु नानक देव जी आए या यीशु मसीह जी आए, इनके पास इतना ज्ञान था तो ये हाँ, इनका बोलो, एक मिनट, एक इनका मिनट पुराने चाहिए। जन्म का था। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, बाहर का दरवाजा बंद है, मैं खोल लूँ। हाँ, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो इतने बड़े संत हुए हैं जैसे गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ आगे, तो हम्म। उनके पास जो इतना ज्ञान था वो कहाँ से था? वो वो कहाँ से था इतना ज्ञान इनके पास? वो कहाँ से पाए? हाँ जी। देखिए, हमारे देश में कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा होती है। और गुरु सिर्फ एक जीवित इंसान नहीं हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल से उनका कहीं पर एक वाणी है कि पवन गुरु, पानी पिता, ऐसे कुछ है। तो गुरु सिर्फ कोई जीवित इंसान नहीं है। आपको हवा सिखा सकती है, आपको एक चूहा सिखा सकता है। आपके अंदर बुद्धि अगर जागी हुई है, तो आप सतर्क हैं, कॉन्शियस हैं, कॉन्शियसनेस के प्रति आप अवेयर है, तो आपको कांस्टेंट ज्ञान मिलेगा। कंसंट्रेशन से ज्ञान आता है। आप जब ध्यान करते हैं, वही तो मैं पहले बता रहा था कि धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा में क्या करते हैं, हम माइंड को एक जगह लेके आते हैं, अनेक जगहों से एक जगह, वो धारणा है। माइंड धारण हो जाने के बाद उस पे ध्यान लगता है, एक जगह जहाँ लाए हैं वहां उसको पकड़ के रखते हैं। और उसके बाद जब वो पकड़ा हुआ रहता है, तब राजसिक और तामसिक जो माइंड का हिस्सा है, वो विड्रॉ हो जाता है। सिर्फ सात्विक माइंड बचती है। सात्विक माइंड मतलब बुद्धि की अवस्था, जहाँ प्रकृति का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर कि प्रकृति का ब्लूप्रिंट है। तो आप जब भी धारण करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, किसी न किसी वस्तु पे करेंगे,
तो वो वस्तु फिजिकल हो सकती है, बाहर की दुनिया की, मेंटल हो सकती है, अंदर की दुनिया की। तो चाहे वो बाहर की हो या अंदर की हो, ध्यान तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे होगा। चाहे वो मेंटल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो। तो जब आप अंदर आते हैं माइंड के और धारणा करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आ, आपका माइंड नाच रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे जा रहा है, उसको आप एक पॉइंट पे ला रहे हैं। तो उस जो रजस था उसको आपने किल किया। अब वो जब एक पॉइंट पे बैठा है, फिर वहां से उठ के भागना चाहता है, तो आप फिर उसको चाप के रखे हैं, बिठा के रखे हैं। तो आ, आप उसको एक किस्म से हम बोल सकते हैं कि चिपकाए रख रहे हैं एक जगह। तो माइंड का जो खुद का नेचर है, चंचलता है, उसको हम मार रहे हैं, उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि माइंड सात्विक हो जाएगा, माइंड हल्का हो जाएगा, माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, माइंड नॉलेजेबल हो जाएगा। एक जगह बैठेगा तो वहां का ज्ञान उठा लेगा पूरा। अगर एक जगह नहीं बैठा रहेगा, कूदता रहेगा, तो सब जगह का थोड़ा 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 ज्ञान उठाएगा। सुपरफिशियल ज्ञानी बन जाएगा, डीप ज्ञानी नहीं बनेगा। डीप ज्ञानी के लिए ध्यान आवश्यक है। और डीप ध्यान करने के बाद जो समाधि लगती है, उसमें प्रतिभा आती है, या बोलिए कि प्रज्ञा आती है, मतलब इनर नॉलेज आता है, इंसाइट आता है, इंट्यूशन आता है। वो ऑब्जेक्ट कहाँ था जहां क्रिएशन चालू हुई, उस समय के ब्लूप्रिंट में वो क्या था स्टार्टिंग में, उसकी जानकारी आती है। तो जब मेरे को ब्लूप्रिंट जब बना प्रकृति का, उस टाइम पे एक वस्तु क्या थी मालूम पड़ता है, और औरों को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि उनके पास उतना डेप्थ नहीं है कंसंट्रेशन का, ना उतना अभ्यास है, ना उन्होंने उस तरह की क्लीनिंग एक्सरसाइज करी है, ना उन्होंने डिटैच किया है, ना उन्होंने समर्पण किया है, ना उन्होंने अध्ययन किया है। अध्ययन मतलब स्व अध्याय, जो हम कर रहे हैं अपने बारे में, जो सांख्य में कर रहे हैं। तो लोग मेहनत ही नहीं करते हैं, लोग जानते भी नहीं है कि क्या करना है। कोई बताने वाले नहीं है, कोई समझाने वाले नहीं है, भटक रहे हैं। तो भटकते भटकते किसी के अंदर का गुरु जाग जाता है, और जिसका गुरु जागता है उसका मार्ग बनने लगता है, उसको दिखने लगता है। फिर किसी के हाथ में कोई सही शास्त्र आ जाता है, तो उससे भी उसका काम चलने लगता है। किसी किसी को नींद में योगी लोग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब जो आत्माएं जिनको कि ये ज्ञान आया हुआ था, जो सृष्टि में हैं और अभी पूर्ण मोक्ष में नहीं गए हैं, उनको प्रकृति लय बोलते हैं। प्रकृति के रेजोनेंस में है, प्रकृति के रिदम में है, प्रकृति के अंदर है। प्रकृति मतलब मूल प्रकृति में है, या बुद्धि के हाई स्टेट में है। तो उनसे भी कुछ लोगों का कम्युनिकेशन चालू हो जाता है, उनको भी नॉलेज डाउनलोड चालू हो जाता है। तो नॉलेज आने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। अब किसको कैसा मिला ये तो बोलना मुश्किल है, बट तरीके कई हैं। और आपको भी फील होगा, जब आप इस जर्नी में जाएंगे आपको भी फील होगा। और आपको ये भी फील होगा कि ये लाइफ में सब डेस्टिन्ड है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हकीकत में हमारी वो ताकत नहीं है कि हम खुद कर पाए। लेकिन अगर मूल प्रकृति में वो प्रोग्राम डला हुआ है, तो वो होता है। और मूल प्रकृति में वो प्रोग्राम डला हुआ नहीं है, तो वो नहीं होता है। लेकिन अगर आपने अपने पुरुष को मुक्त कर लिया है, या काफी हद तक आप सात्विक हो गए हैं, तब आप उस प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। आप मूल प्रकृति को अप्रोच करके, बुद्धि का प्रयोग करके वो प्रोग्राम, वो कोड चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये भी जो आप कर पा रहे हैं, ये भी लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप ये कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्पेशल पावर गैदर कर लिया धरती पे और आप कर रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है। वो आपको गिफ्टेड है, वो आपके को डेस्टिन्ड है, तभी ये हो रहा है। तो जब आप ये सब मान लेते हैं कि ये डेस्टिन्ड है, तब आप फ्री हो जाते हैं।
और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को करना है, तब आप बंदिश में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि लड़की के लिए लड़का मेरे को ढूंढना है, उसकी शादी मेरे को करानी है, उसको मकान मेरे को लेके देना है, लड़के को सेटल करना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप जीवन भर स्ट्रेस में रहेंगे। इसलिए आज के डेट में क्या है, स्ट्रेस बहुत है। क्यों? क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजी फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम लोग को सिखाया जाता है कि मेहनत करनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग को सिखाया जाता है कि स्ट्रेस अच्छा होता है, जहाँ हमको सिखाया जाता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो ये सब बेतुकी बातें हैं। और हम लोग क्या डिस्कस देखिए, कर रहे हैं कि भैया हमारे अंदर सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, तीनों है। और वो तीनों पुरुष दिखेगा तो बदलते रहेंगे, नहीं दिखेगा तो बंद होके मूल प्रकृति में गिर जाएंगे। तो बेस्ट है देखना बंद कर दो। अगर देखना बंद करने से आप ईश्वर के दर्जे पे चले जाते हैं, देखना बंद कर दो। कोई मजबूरी थोड़ी ना है कि मॉल में गए हर एक दुकान की हर एक शोकेस को देखना है। मत देखो। आजादी का एहसास होगा, मुक्ति का एहसास होगा, दुख दर्द गायब हो जाएगा। तो सर जैसे सुखमनी साहब में बोलते हैं कि सब कुछ इसके हुक्म से हो रहा है, तो हाँ। जब ये बोलते हैं इसके हुक्म से, मतलब जिसे हम मूल प्रकृति बोल रहे हैं, ऐसा ना? ओके, एक्चुअली क्या है कि नानक और वो परंपरा जो है, वो वैष्णव परंपरा है। तो इसलिए उसमें राम कृष्ण इन लोगों का बहुत वर्णन है। तो इस परंपरा में वेदांतिक परंपरा है। हम जो परंपरा कर रहे हैं वो सांख्य की परंपरा है और योग की परंपरा है ना। वेदांत के परंपरा में सब एक है। मतलब वो पुरुष और मूल प्रकृति को जोड़ के एक बना लेते हैं, जिसको वो लोग ब्रह्म बोलते हैं। और इसमें दोनों को अलग रखा हुआ है। इतना ही फर्क है, बाकी पूरी फ्लो सेम है। तो मतलब हम सरेंडर कर दे रहे हैं ना इसके आगे, जैसे आपने कहा ना देखना ही बंद करो। तो फिर कुछ भी हो रहा है तो हम कह रहे हैं इसके हुक्म से हो रहा है, मतलब इसकी रजा से हो रहा है, तो फिर हम शांत हो जाते हैं, उस भाव को मान लेते हैं ना, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि प्रकृति को देखना बंद कर दो। आप प्रकृति को देखते हैं इसलिए प्रकृति जीवित है। हम रात हम्म। में जब सोते हैं आंख बंद करके, तब हमको प्रकृति दिखती है क्या? नहीं दिखती है। हम्म। हमको तो याद भी नहीं रहता है गहरे नींद में क्या हुआ। क्यों नहीं याद हम्म। रहता है? क्योंकि हम प्रकृति में नहीं है और प्रकृति भी हम्म। नहीं है। हम कहाँ हैं? उस समय के लिए हम पुरुष में हैं। तो जब हम अहंकार में हैं, तब हमको सपने आते हैं। और जब हम बुद्धि में हैं, तब हमको गहरी नींद आती है। हमको पता नहीं रहता। हम एक किस्म से अनकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं। तो क्या एक्सक्यूज है, मी सर। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं, उसको कुछ साइकोलॉजिस्ट अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर यूनिवर्स के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं वो हमको नहीं पता। वो योगी को पता है, क्योंकि वो अभ्यास करके वहां तक जाता है, कंसंट्रेशन करके, और वहां के राज खोलता है। इसलिए उसको सिद्धियां मिलती हैं, क्योंकि उसको वहां की प्रज्ञा, इंसाइट मिलती है। अभी क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा प्रकृति को देखना बंद कर दो, तो हम्म। इसको डे टू डे लाइफ में कैसे करेंगे सर? अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज हाँ, को? मैं बताता हूँ। मैंने अपनी सर्जरी कराई थी, मेरे को कैंसर था। करीबन पौने 2 साल हो गए होंगे। तो एक्सट्रीम पेन होता था। और मतलब मैं क्या बताऊं, जिस दिन सर्जरी हुई और जब मेरे को एनेस्थीसिया दिया, मुझे तो पता भी नहीं चला। मुझे 6 इंजेक्शन लगाने वाले थे पीछे और स्पाइनल कॉलम में, 5वें में मैं आउट हो गया।
उसके बाद मेरी नींद खुली, मेरे को होश आया रात में, और मुझे लगा मैं आईसीयू में हूँ। बहुत डिम लाइट्स और मुझे इंटेंस पेन। तो मैंने किसी तरह ढूंढ के देखा, वहाँ एक बेल है, दवाई, एक सिस्टर आई, उसको बोला बहुत पेन है, वो डॉक्टर को लेके आए। डॉक्टर बोली ठीक है, मैं सीनियर डॉक्टर से पूछ के बताती हूँ क्या कर सकते हैं। फिर उसने एक दवाई चालू करी। तो मेरे गले में एक चैनल लगा हुआ था जिसमें 6 दवाइयाँ जा सकती थी। उसमें से 5 जा रही थी, और पांचों पेन किलर्स। तो मैं सो गया आधा घंटा। फिर मेरे को जम के पेन हुआ। फिर मैं उठा, फिर मैंने बुलाया, फिर वो डॉक्टर आई। मेरे को बोलती है अब मैं आपको थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी किडनी या लिवर फेल हो जाएगी। मैंने कहा क्या इलाज है? बोले कोई इलाज नहीं है। तो मैं उससे पूछा, मैंने कहा कि डॉक्टर ये जो गले में चैनल है इसमें मेरे ख्याल से 6 होले हैं। बोले हाँ। आपने 5 में दवाई डाली है? बोले हाँ। बोले छठे में क्या नींद की दवाई दे सकती हो क्या? बोले हाँ दे सकती हूँ। तो उसने मेरे को दिया, और मैं 2.5-3 घंटा सोया उसके बाद। तो पहले तो मेरे को अगले दिन उठ के ये आश्चर्य हुआ कि मेरे दिमाग में ये आया कैसे कि मैं उसको बोलूं नींद की दवाई दो। एक बंदा सर्जरी करा के आया है 4 घंटे की, होश आ रहा है उसको, और पेन में है, आउट ऑफ कंट्रोल पेन है, और इतना दिमाग कैसे चल रहा है? एनीवे, नेक्स्ट दिन सवेरे मेरे को बोला आपको शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बोला मेरे को बहुत पेन है भाई। बोला आईसीयू पेन के लिए नहीं होता है, तो आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे, वहां वो लोग पेन की दवाई देंगे। ठीक है, रूम में शिफ्ट हो गए। अब इंटेंस पेन। अब रात में ये हालत कि सोया नहीं जाए, और उसी रूम में मेरी वाइफ सो रही है। तो मुझे सांख्य का सेकंड कारिका याद आई, जिसमें लिखा है कि दुख जो है वो जो 3 प्रकार के होता है। एक दुख आपको अपने शरीर से और आपके मन से आता है। एक दुख आपको औरों के माध्यम से आता है, और मतलब समाज के लोग और जानवर, जीव, मच्छर के काटने से, वो सब। और एक प्रकृति से आता है, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया। और एक देवताओं से आता है, एक ग्रहों से आता है, पितरों से आता है। तो इन सब 3 प्रकार के दुखों का एक ही इलाज है। वो क्या है? कि आप प्रकृति से बाहर आ जाओ। तो मैं वहां पे रात में सो के पेन में ये सोचता था कि मैंने शरीर छोड़ दिया है, और मैं पुरुष में हूं, और मैं सिर्फ अपने शरीर को देख रहा हूं। ऐसे मैंने सोच के कई रात काटी वहां पर, और मेरे को फिर नींद आने लग गई रात में। तो क्या है कि पुरुष वाला जो स्टेट है, पुरुष वाली जो अवस्था है, पुरुष वाला जो तत्व है, वो बहुत पावरफुल है। और उस पे हम सब जा सकते हैं। लेकिन वही जा सकता है जिसको बड़ी मजबूरी हो। जिसकी मजबूरी छोटी है वो नहीं खोजेगा रास्ता। वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा होता भी है। लेकिन जिसके पास कोई रास्ता ना हो, वो खिड़की, वो दरवाजा खोज के निकल जाता है बाहर। तो जिस दिन आपकी तड़प होगी, उतनी बड़ी तड़प कि ये करना है, तब आपका वो दरवाजा खुलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि आप हकीकत में कौन है। तब उस बंदर को अपने अंदर का हनुमान पहले दिखता है, फिर उस हनुमान को अपने अंदर का राम दिखता है। तो ये यही तरीका है। वरना क्या है कि ये सब इंटरेस्टिंग बातें हैं, इससे कुछ बदलता नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो आप ही ला सकते हैं अपने अंदर। बाहर से कोई नहीं ला सकता है। और
ट्रांसफॉर्मेशन जब आपके जीवन में लिखा होगा हुक्म से, तभी आएगा। उसके एक पल पहले नहीं आएगा, एक पल बाद में नहीं आएगा। पर तीसरा। भाव तो जागृत होगा ना सर। हाँ। पर मन में भाव तो जागृत होगा ना। हाँ, बीज होगा। बट उस बीज का पेड़ और उस पेड़ के फूल और फूल में फल, वो समय लेता है। तो और सर बीज का होना भी तो डेस्टिन्ड होगा ना सर। हाँ, बीज सब में है। बट किसी का बीज इस जन्म में पेड़ बनता है, किसी का बीज 10 जन्म बाद बनता है। क्योंकि बीज क्या है? बीज संस्कार है। संस्कार के साथ एक टाइम का स्टैंप लगा होता है। हर संस्कार अपने सही समय पे निकल के बाहर आता है। वो समय के पहले नहीं आ सकता, समय के बाद नहीं आ सकता। लेकिन सर अगर मन में भाव आ जाए कि मुझे अपने मूल को पहचानना है, ये भाव हर वक्त लगा रहे, तो फिर हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। बट वो हर वक्त भी तब लगा रहेगा जब वो भी लिखा हो। जी सर यही पूछ रही थी मैं सर, तो वो भी तो डेस्टिन्ड ही है ना मतलब। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सब डेस्टिन्ड है। लेकिन आपको आपकी डेस्टिनी मालूम पड़ेगी। संस्कार जो हैं उनको रीड किया जाता है। संस्कार से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। संस्कारों से आप अपना पास्ट देख सकते हैं। तो वो एबिलिटी आती है, वो इंसाइट आता है, वो प्रज्ञा आती है, वो प्रतिभा आती है, वो इंट्यूशन आता है जब आप धारणा ध्यान समाधि करते हैं। इसलिए योगियों को वो क्षमता रहती है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम। तो अभी क्लोज करें, काफी लेट हो थैंक गई। यू सर। जी हाँ सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।